हेलो स्टूडेंट्स। सो देखो, हमने लास्ट क्लास अपने चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में वी हैड कंप्लीटेड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, जहाँ पर अपन बात किए थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनो, डाई एंड पॉली, है ना। उसके बाद भी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा था वहाँ पर, है ना। और वहाँ पर हमने देखा था डाइसेक्राइड जब बनते हैं तो फिर कितने टाइप के होते हैं डाइसेक्राइड्स हमारे, सुक्रोज, है ना, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, और जो भी स्टार्च है, सेलुलोज है, उनको अपन पॉलीमर में भी पढ़ेंगे। इसलिए क्या है, वो सारी चीज़ें हमने थोड़ी बहुत उसको क्या कर दिए, स्किप कर दी है। उसके जो स्ट्रक्चर है, बाकी एवरीथिंग्स विल बी सेम। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे क्या इसके आगे, अगला हमारा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट क्या था, एमिनो एसिड्स। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, एमिनो एसिड्स के बारे में। तो चलो हेडिंग लिखो, एमिनो एसिड्स। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए, एमिनो एसिड्स। सभी लोग नाम सुने होंगे, कुछ लोग तो वाकिफ भी होंगे एमिनो एसिड क्या होता है। देखो, एक एसेंशियल, हमारे पास 2 टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं बेसिकली। एक एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। तो पहले बात कर ले व्हाट इज एमिनो एसिड्स। देखो बेटा, एमिनो एसिड क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है बायोमोलिक्यूल्स का। समझ में आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्म बायोमोलिक्यूल्स का, जो क्या करता है, जो बेसिकली प्रोटीन बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या बनाने में, प्रोटीन। यानी कि एमिनो एसिड इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, विच इज यूज टू मेकअप प्रोटीन्स, विच इज यूज टू मेकअप प्रोटीन। आप अगर शॉर्ट चेन बना दें, एमिनो एसिड को जोड़ते जाएं और एक शॉर्ट चेन बना दें, वो क्या बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। और वही अगर आप लॉन्ग चेन बना देंगे एमिनो एसिड का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स। तो बेसिकली जो प्रोटीन होता है ना, वो पेप्टाइड का ही क्या होता है, एक लिंकेज होता है। और प्रोटीन्स जो होता है वो बेसिकली पॉलीमर होता है, किसका, पॉलीमर होता है पेप्टाइड्स का। और पेप्टाइड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है उनमें क्या होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं। तो एमिनो एसिड्स से हम कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन्स। अब यहाँ तक तो बात हो गई, ये चीज़ तो समझ आ गया। तो चलो इसको लिख लेते हैं फिलहाल। ठीक है, चलो आगे भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, एमिनो एसिड हमारे पास जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। जो बेटा एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब क्या, जो जरूरी है। ठीक है, तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारा बॉडी सेल्फ प्रोड्यूस नहीं करता, हमारा बॉडी खुद से नहीं बनाता, हम उसे कहीं बाहर से लेते हैं, फ्रॉम फूड, है ना। हम प्रोटीन पाउडर या कहीं ना कहीं इस चीज़ों से बाहर से हम उन चीज़ों का क्या करते हैं, फुलफिलमेंट करते हैं। यानी कि हमारा बॉडी वो खुद नहीं बनाता। ठीक है, ठीक है, ऐसे एमिनो एसिड्स जो हमारा बॉडी खुद नहीं बनाता है, उसे बाहर से फ्रॉम अदर फूड हम वो चीज़ क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। तो उन एमिनो एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स। क्या बोलते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं, हाँ, कि जो हमारा बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है, हमें उसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमारा बॉडी जिन एमिनो एसिड्स को खुद से प्रोड्यूस करता है वो एमिनो एसिड क्या कहलाते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। और हमारा बॉडी जिन एमिनो एसिड्स को खुद से प्रोड्यूस नहीं करता है, उन एमिनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने एमिनो एसिड्स हमारे होते हैं। एमिनो एसिड जो होते हैं बेटा, वो होते हैं 20। देयर आर 20 एमिनो एसिड्स। आउट ऑफ 20, 10 आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड 10 आर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। उनमें से 10 एसेंशियल होते हैं, बाकी 10 क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है कि जो 10 एसेंशियल होते हैं, जो 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, उनमें भी 2 एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो सेमी एसेंशियल होते हैं, सिर्फ 2। तो एक सेमी एसेंशियल भी आता है, वो एसेंशियल के अंदर ही होता है। 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स, उनमें से 2 सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। क्लियर ना। तो जो सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है वो क्या होता है, हमारा बॉडी ऑलरेडी डेवलप तो करता है
हमारा बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है उन एमिनो एसिड्स को, लेकिन थोड़ा बहुत हम बाहर से भी उस चीज़ को लेते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है, सेमी। ठीक है, यानी कि कुछ प्रोड्यूस करता है कुछ एमिनो एसिड्स, और कुछ एमिनो एसिड्स का जो रिक्वायरमेंट है वो बाहर से हम क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। क्लियर ना? ठीक है, क्लियर ना? तो चलो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए हैं, अब इस पर अपन क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे इन एमिनो एसिड्स को कैसे हम पहचानते हैं, इनके एमिनो एसिड्स का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगा, इन एमिनो एसिड्स का पीएच का क्या वैल्यू होगा, ये तमाम चीज़ें अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, लिखिए एमिनो एसिड्स, एमिनो आर important form of biomolecules for our living body, हमारे लिविंग बॉडी के लिए। ठीक है, अब आप सबको पता होगा प्रोटीन का कितना रिक्वायरमेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, विच इज यूज्ड टू मेक अप प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। इफ वी एड शॉर्ट चेन, अगर हम एमिनो एसिड का शॉर्ट चेन ले लें, then it will found peptide linkage, ठीक है, क्लियर ना? and longer chains of amino acids are known as polypeptides। ये सभी नाम अभी आगे आप सीखोगे, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स में किसका लिंकेज होता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है। क्लियर ना? बात समझ में आई? ठीक, अब ज़रा देखें एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह होता है बेटा। देखो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है जो कुछ इस तरह होता है, आर ठीक है, इसका नाम है अल्फा एमिनो एसिड, क्या नाम है, अल्फा एमिनो एसिड। तो देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का क्या है, ये स्ट्रक्चर है। क्लियर ना? RCH, यहाँ पर सॉरी यहाँ 2 बॉन्ड हो गया, हाँ दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखें, ये डिपेंड करता है कैपिटल R के ऊपर कि कितने कायरल सेंटर होंगे। अगर कैपिटल R जो है H हो गया, अगर कैपिटल R की जगह हमने H लिख दिया तो बताओ कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा। H को छोड़ दो, है ना, अगर आपने R की जगह H न लिखकर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, चाहे वो पोलर अल्काइल ग्रुप हो चाहे वो नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक कायरल सेंटर मिलेगा बेटा, हमेशा क्या मिलेगा, कायरल सेंटर मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने R की जगह कैपिटल H लगा दिया, हाइड्रोजन, वहाँ पर आपका कायरल सेंटर मिस हो जाएगा। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो R है ना, इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर ना? इसका जगह आप क्या क्या लिख सकते हो, R को आप रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो, देखो R को रिप्लेस करके आप लिख सकते हो H, ठीक है, R को आप रिप्लेस करके लिख सकते हो नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप, R को आप रिप्लेस कर सकते हो, लिख सकते हो पोलर अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और R को आप रिप्लेस कर सकते हो
पॉजिटिवली चार्ज यूनिट, किसी भी पॉजिटिव चार्ज यूनिट से भी रिप्लेस कर सकते हो, है ना, पॉजिटिवली चार्ज यूनिट। और R को आप नेगेटिवली चार्ज यूनिट से भी रिप्लेस कर सकते हो। देखो इंटरेस्टिंग, नेगेटिवली चार्ज यूनिट। तो आप R की जगह आप इनमें से किसी को भी क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। और जैसे जैसे आप बेटा पुट करते चले आएंगे, ऑब्वियस सी बात है वो अमीनो एसिड के नाम क्या हो जाएंगे, चेंज होते चले आएंगे। अब वो एसेंशियल होगा कि वो नॉन एसेंशियल होगा, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल R की जगह आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। नॉन पोलर का ग्रुप लगा सकते हो, किसी पोलर का ग्रुप लगा सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज यूनिट का कोई ग्रुप लगा सकते हो, नेगेटिवली चार्ज यूनिट को भी आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करें, फिर अपन डिस्कस करते हैं। ध्यान रखें आपके लिए स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड का, क्योंकि अब इन्हीं स्ट्रक्चर से हम क्या बनाएंगे, ज्विटर आयन बनाएंगे, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है पीएच कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर बात करते हैं। डन, कॉपी कर लिया, ओके, डन हो गया आपका। तो देखें अब ज़रा बात करते हैं हम लोग। अगर हमने R को रिप्लेस कर दिया, देखो ध्यान दें, इफ कैपिटल R इज रिप्लेस्ड बाय H, देन it is known as ग्लाइसिन। उसको हम क्या कहेंगे बेटा, ग्लाइसिन कहेंगे, ठीक है। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आप सभी देख लें। ये पहले क्या था, R, ये CH, और फिर ये क्या था, COOH, और यहाँ पर क्या था, NH2। ये क्या था, अल्फा एमिनो एसिड। अब R की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, H। तो देखो अब क्या बन गया, CH2 COO। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या, CH2 NH2 COOH। इसको क्या कहेंगे, इसका नाम है ग्लाइसिन। याद है आपको ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ग्लाइसिनेटो, है ना, GLY जिसको आप लिखते थे, है ना, वो यही है ग्लाइसिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स की। देयर आर, अच्छा बताओ इनमें कोई कायरल सेंटर है क्या, नहीं, नो कायरल सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो हमारे पास जो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें से सिर्फ ग्लाइसिन ही वो एमिनो एसिड होता है जिनके पास कायरल सेंटर नहीं होते हैं। बाकी 19 जो एमिनो एसिड्स होते हैं उन सभी के पास क्या होते हैं, कायरल सेंटर होता है, क्योंकि वो जो 19 होते हैं उनमें कभी भी R की जगह H नहीं आता, ठीक है। तो आउट ऑफ 20 एमिनो एसिड्स देयर आर ओनली 1 एमिनो एसिड्स आउट ऑफ 20 दैट हैव कायरल सेंटर, अदर 19 हैव that has no chiral center, other 19 have chiral centers, ठीक है। तो बाकी सारे 19 एमिनो एसिड्स के पास क्या होते हैं, कायरल सेंटर होते हैं। तो यहाँ लिखें there are 20 एमिनो एसिड्स, ठीक है, out of which 19 एमिनो एसिड्स, 19 amino acids have chiral centers and only one no chiral center। तो वो कौन है, दैट इज ग्लाइसिन। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन ही वो एमिनो एसिड है
जिनमें क्या होता है, कायरल सेंटर नहीं होता है। ठीक है, क्लियर ना? ठीक, तो अब अपन बात करते हैं दो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना। मेनली देयर आर अब वो क्या है, सबसे पहले आपको ही पता है, एसेंशियल है और सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है। वो तो एसेंशियल के अंदर सेमी एसेंशियल आता है ना, इसलिए हम उसको टाइप नहीं लेते। ठीक है, कॉपी कर लो अब इसको जल्दी से। कर लिया? चलिए, चलिए बात करते हैं हम लोग अमीनो एसिड्स। ये है बेटा अमीनो एसिड्स हमारा, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड दिस इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, देन व्हाट इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स? एसेंशियल अमीनो एसिड्स आप यही बोल सकते हो, एसेंशियल अमीनो एसिड्स में क्या है कि अमीनो एसिड्स which are not न लिखकर आप ऐसा लिख दीजिए, which cannot produced by our body itself। हमारा जो बॉडी है वो खुद से प्रोड्यूस नहीं करता है उस चीज़ को, itself, which cannot produce by our body itself। ठीक है, it can be और उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होता है? it can be fulfilled from external source like food। आप जो भी खाना खाते हो, जो भी फ्रूट्स खाते हो, जो भी ऐसे सब्सटेंस आप खाते हो जिनमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, ठीक है, वो सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे बॉडी में, आप बाहर से जब खाते हो तो उनसे उन अमीनो एसिड्स की क्या है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल की जाती है। इट कैन बी फुलफिल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फूड। बाहर के फूड से ये चीज़ें क्या होती हैं, फुलफिल होती हैं। क्लियर ना? ठीक है, तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते कितने हैं, इनको भी आप लिख लीजिए, 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। बाकी के जो 2 होते हैं वो होते हैं सेमी एसेंशियल। तो एक और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन होते हैं? ऑब्वियसली बात है, जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बीच में होते हैं, मतलब कि कुछ तो रिक्वायरमेंट वो खुद से फुलफिल कर लेते हैं, उनका जो बॉडी है वो खुद से वो अमीनो एसिड्स को बना लेता है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो उनको बाहर से लेने पड़ते हैं, फ्रॉम फूड। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखना है चाहे तो लिख लें, द टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आउट ऑफ some amino acids requirement can be fulfilled from our body and remaining other some requirement can be fulfilled from external source, that is food। तो कुछ तो बॉडी बनाएगा,
कुछ वो बाहर से ले लेंगे। लेकिन ये कुछ वाला मामला यहाँ नहीं है। एसेंशियल में क्या है, सारे के सारे बाहर से लेंगे, सारे के सारे अमीनो एसिड का जो फुलफिलमेंट है वो बाहर से लिया जाता है। नॉन एसेंशियल क्या होता है, बाहर से कोई भी एमिनो एसिड का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, जो भी एमिनो एसिड हमारा बॉडी बनाता है वो खुद बनाता है, उसके पास ऑलरेडी वो एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब क्या है, एसेंशियल का मतलब जो जरूरी है, और जो ज़रूरी होता है उसे हम बाहर से क्या करते हैं, लेते ही हैं। लेकिन ये जो नॉन एसेंशियल है हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब कि हमारा बॉडी वो उसे खुद ही क्या करता है, फॉर्म करता रहता है। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल होते कितने हैं, 2 होते हैं, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। तो हो गए कितने, 8 और कितने 2, 10, तो टोटल 10, टोटल कितने हो गए, 10। हाँ, नॉन एसेंशियल भी कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 एमिनो एसिड्स। अब ज़रा इनमें देखें नॉन एसेंशियल क्या होते हैं। ठीक है, द एमिनो एसिड्स which our body already produced, जो प्रोड्यूस ऑलरेडी करता है, ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, not taken from external source, उसे हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से हम कभी भी नहीं लेते हैं। Not taken from external source is known as non-essential अभी सबके नाम अपन जानेंगे। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल आपने देख लिया, एसेंशियल कितने हैं, 10, उनमें सेमी एसेंशियल कितने हैं, 2, नॉन एसेंशियल कितने हैं, वो भी 10 हैं। ठीक है, उन सबके भी हम लोग नाम जानेंगे। ठीक है, बोलो कोई डाउट। चलिए, तो अब हम इसको आप कॉपी करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं, है ना, वो बेटा पीएच पर हाईली डिपेंड करते हैं, है ना। तो एमिनो एसिड्स ऑफ एनी सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। पीएच की वैल्यू अगर डिफर करती है तो डेफिनेटली एमिनो एसिड का नेचर भी क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डिफर करने लगता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप उसको रखोगे तो भी उसका नेचर डिफर करेगा। ये तमाम चीज़ें अपन देखते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ एक तरह से आप कह सकते हो। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब अगर हम ज़रा एक नज़र आप डालें इस स्ट्रक्चर पर, मैं बना रहा हूँ RCHNH2, एक इसका स्ट्रक्चर है, एमिनो एसिड का, है ना। ज़रा इस पर ध्यान से देखें, क्या ये एसिडिक नेचर का है, बिल्कुल है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड ही है ना। क्या ये बेसिक नेचर का है, ऑब्वियसली बेस भी है, क्योंकि NH2 क्या है, एक बेस है। ठीक है, तो ये एसिड भी है और बेस भी है। इसका मतलब क्या है कि जो एमिनो एसिड होता है ना, उनके पास एसिड के भी कैरेक्टर होते हैं और बेस के भी कैरेक्टर होते हैं। इस वजह से क्या होता है ना, उनका जो नेचर होता है वो पीएच पर हाईली डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर ना। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप उस एमिनो एसिड को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालो जो हाईली एसिडिक हो, इसका मतलब उसका पीएच ऑब्वियस सी बात है 7 से कम होगा। ठीक है, तो होगा क्या उस कंडीशन में क्योंकि एसिड ज़्यादा है, सॉल्यूशन का जो नेचर है वो हाईली एसिडिक है, तो होगा क्या, उसमें से H+ क्या करेगा, इस एमिनो एसिड के NH2 से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्लियर ना, क्योंकि H+ को लेने वाला कौन है, जो बेस होगा वही H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो NH3+ बन जाएगा। क्लियर ना, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा नेक्स्ट, अगर हम एमिनो एसिड को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल दें जो हाईली बेसिक है, यानी कि पीएच की वैल्यू 7 से क्या है, ज़्यादा है, तो होगा क्या, जो भी OH है उस सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, हाईली बेसिक है, तो जो भी OH होगा उस सॉल्यूशन में वो एसिड से क्या करेगा, रिएक्शन करके वाटर को बाहर निकालेगा। तो OH और यहाँ से H बाहर निकल गया, क्या बचा, COO-। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या कर देती हैं, एमिनो एसिड को एसिडिक बिहेवियर को बताती हैं और एमिनो एसिड को बेसिक बिहेवियर को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर आप एमिनो एसिड को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो उनमें जो H+ है वो रिएक्ट कर जाएगा इसके बेस के साथ,
ठीक है, और इस एमिनो एसिड को क्या बना देगा, मोर एसिडिक बना देगा। क्लियर ना। और अगर आप इस एमिनो एसिड को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल दो जिस सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज़्यादा है, मतलब वो सॉल्यूशन पहले से ही क्या है, बेसिक है, तो होगा क्या, OH from that solution will react with acid of amino acid and will remove H2O and will make more basic of the amino acid, that is RCHNH2COO-, isn't it? So देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये चीज़ें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो द स्ट्रक्चर ऑफ amino acid is, देखो दोनों ही हैं, ठीक है, दोनों ही कैरेक्टर हैं, हैज बोथ एसिडिक एंड बेसिक, बोथ एसिडिक एंड बेसिक यूनिट्स, बेसिक यूनिट एक यूनिट है, ठीक है। So the solution of amino acid are highly depends upon on pH of the solution, सॉल्यूशन के pH पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर ना। अब चलो देख लेते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर ना, तो ये तो हमारा क्या है, अभी एक ऐसा एमिनो एसिड है, ठीक है। हम यहाँ पर बेटा मान रहे हैं कि ये जो R है ये कैसा है, नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप को हम मान रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये कोई पोलैरिटी नहीं है। क्लियर ना, ठीक है। अब ऐसा मान रहे हैं, ठीक। अब ज़रा देखें, अगर हम फर्स्ट केस देखें, केस 1, तो हम ऐसा मानते हैं इफ़ pH इक्वल टू 1, हम मान रहे हैं कि हमारा एक सॉल्यूशन है उसका pH बेटा 1 है, तो pH 1 होने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन इज एसिडिक, हाईली एसिडिक। तो एसिडिक होगा तो H+ क्या होगा, ज़्यादा रिलीज करेगा, पक्का। तब होगा क्या, जैसे ही आप एमिनो एसिड के सॉल्यूशन को, मतलब एमिनो एसिड को आपने एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिस सॉल्यूशन का pH पहले से ही क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, तो होगा क्या कि उस सॉल्यूशन से H+ निकलेगा और इस एमिनो एसिड के बेस पर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। और रिएक्शन करके क्या बना देगा, देखो रिएक्शन करके एमिनो एसिड को मोर एसिडिक बना देगा। देखो क्या होता है, देन व्हाट विल हैपन, देन H+ from solution will reacts with base of amino acid, एमिनो एसिड के बेस से रिएक्ट करता है, जिससे NH2 से, एमिनो एसिड का बेस क्या है, NH2, उससे रिएक्ट करता है, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ एमिनो एसिड NH3 reacts with H+ to form NH3+। बोलो क्या ये बात समझ आ रही है, क्या बन गया, NH3+ बन गया। ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर मान लें हम, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा, R तो वैसा ही है अपनी जगह, CH यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3+, ये क्या हो गया, COO-, कुछ ऐसा हो गया। अब बताओ इस सॉल्यूशन का नेचर क्या हो गया है, बोलो भाई, इस सॉल्यूशन का नेचर क्या हो गया है, अब एसिडिक की बेस,
बेस एसिडिक हो गया बेटा, ये सॉल्यूशन नेचर क्या हो गया, एसिडिक हो गया है। देखो H प्लस रिएक्ट कर लिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो गया, नेचर एसिडिक का बढ़ गया, यानी कि बेस से अगर आप एसिड को रिएक्ट कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बेसिक नेचर को कम करेगा वो, है ना। कभी भी बेस में अगर आप एसिड को मिलाओगे, ठीक है, तो उसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, न्यूट्रल तो बेटा तब होता है ना, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर H रहेगा। देखो ये पहले से ही एसिड है और यहाँ पर भी क्या बन गया, एसिडिक, तो ये पूरा नेचर बन चुका है क्या, एसिडिक। क्लियर ना। अब चलो बात करते हैं, अगर आपने एमिनो एसिड को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसका पीएच कितना है, 10। अब बताओ पीएच अगर 10 है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो रहेगा, बेसिक, क्योंकि 7 के ऊपर होता है तो हमारा क्या हो जाता है, पीएच बेसिक, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, अब क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, अब क्योंकि हमारा सॉल्यूशन बेसिक है तो उसमें से OH निकलेगा, देन OH हाइड्रोक्सिल आयन, OH फ्रॉम बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, हाँ विथ, यहाँ पर विथ बीच में लिख दिया था, सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ एसिड। अब बताओ बेसिक सॉल्यूशन है ये, OH किससे रिएक्शन करेगा, H प्लस से करेगा, ठीक है, रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है, एसिड, ठीक है, और उसके बाद रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म C+O-, ठीक है, एंड रिमूव H2O। तो यहां से OH निकला, उस सॉल्यूशन से क्या निकला बेटा, OH, और यहां से H निकाल लिया तो OH और H प्लस क्या बन गया, OH माइनस और H प्लस क्या बन गया, H2O। H2O बाहर निकल गया, बताओ बचा क्या, RCH NH2, और यहां पर क्या आ गया, माइनस। यही तो होगा, केस 2 वाला स्ट्रक्चर यही तो होगा कि जैसे आपने एमिनो एसिड को बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो बेसिक सॉल्यूशन से OH निकला और इस H प्लस से क्या कर लिया उसने रिएक्शन, वहाँ से OH माइनस और यहाँ से H दोनों निकले, क्या बन गया हमारा, कुछ ऐसा। अब बताओ इस सॉल्यूशन नेचर क्या है, यस बेसिक है, तो अब ये बेसिक बन गया सॉल्यूशन हमारा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी करें, मैं इस चीज़ को फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, इतना आप कॉपी करें। सेकंड केस, इसके बाद थर्ड केस हम आएंगे। अब बेटा पानी, क्योंकि अब एसिड भी बन चुका है, एमिनो एसिड, बेस भी, हमने एमिनो एसिड का एसिडिक बिहेवियर भी देख लिया है, बेसिक बिहेवियर भी देख लिया है। अब देखते हैं, क्योंकि एमिनो एसिड के अंदर दोनों ही चीज़ें होती हैं, ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है, यानी कि ये H प्लस ले भी सकता है और H प्लस दे भी सकता है। मतलब तो वही हो गया ना बेटा एम्फोटेरिक का, तो H प्लस ले भी सकता है, H प्लस दे भी सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको, इस एमिनो एसिड को एक ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे जो न तो एसिडिक होगा न तो बेसिक होगा, मतलब वाटर में डालेंगे जो न्यूट्रल होता है, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले आप कॉपी करें। चलिए हटा दें। अब देखिए सेकंड वाला मैं बेटा बनाता हूँ। देखो सेकंड वाला मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन था, बेसिक सॉल्यूशन से क्या निकला, OH माइनस, और इस H प्लस से रिएक्शन करके क्या निकाल दिया उसने, वाटर, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, नेगेटिव। तो ये बन गया कौन सा, बेसिक नेचर। तो ये एमिनो एसिड का क्या है, बेसिक नेचर है। ठीक है, इसको भी आप बना लें। So, as you know, amino acids are amphoteric in nature, है ना। तो therefore whenever we put amino acid
इन वाटर, बेसिकली वाटर कैसा है, न्यूट्रल एक सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम एमिनो एसिड को वाटर में हम पुट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि एक पॉजिटिव भी होगा और एक नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि ओवरऑल जो नेचर हो जाएगा किसका, हाँ ओवरऑल जो नेचर होगा वो बेसिकली हो जाएगा क्या, न्यूट्रल, है ना। क्योंकि अभी तक नेचर कैसा है, देखो ये तो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, नेट नेगेटिव चार्ज, मतलब इसका नेचर बेसिक है। इसके पहले वाला जो था वो नेट पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब उसका नेचर कैसा था, एसिडिक। तो अगर आप पानी में डाल दोगे जिसका नेचर पहले से ही न्यूट्रल है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो एमिनो एसिड है वो भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका पीएच निकालने के लिए ना थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर बात करें हम थर्ड केस की अपने, है ना, केस थर्ड, तो यहाँ केस थर्ड आप लिख लीजिएगा, इफ ठीक है, तो इफ एमिनो एसिड इज पुट इनटू H2O, जैसे अब एमिनो एसिड को H2O में डालते हो, ठीक है, तो उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखो एज वी नो एमिनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब ठीक है, मतलब यही है, इसके पास दोनों ही एसिड हैं और बेस हैं, ठीक है, क्लियर ना। एम्फोटेरिक मतलब क्या है, मतलब यही है, बोथ एसिड एंड बेस है। देयरफॉर इफ इट इज रिएक्ट्स विथ वाटर, न्यूट्रल सॉल्यूशन like water, then it also becomes, वो खुद बन जाता है बेटा क्या, it also becomes neutral and form dipolar ions, dipolar ions फॉर्म कर देता है, and also known as, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी डाइपोलर आयन को बोलते हैं हम लोग क्या, ज्विटर आयन। ये नया नाम आपके लिए है, इज ऑल्सो नोन एज ज्विटर आयन, ठीक है। तो ज्विटर आयन क्या है कि जब आप एमिनो एसिड को पानी में डाल देते हो तो आपको जो डाइपोलर आयन मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा इसको देख लें, तो ये हमारे पास क्या है, एमिनो एसिड है, ये CH, ये COOH और ये NH2, बहुत ध्यान से देखिएगा। इनमें हम क्या करते हैं बेटा, वाटर मिलाते हैं, पानी, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो होगा क्या कि क्योंकि ये जो है ये एम्फोटेरिक है, ये क्या है बेटा, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, ये H+ ले भी सकता है और H+ दे भी सकता है। तो जब ये H+ लेगा तो कौन लेगा, जो बेसिक होगा। H+ को एक्सेप्ट कौन करता है, जो बेस होता है। तो इनमें बेस कौन है, NH2, तो NH2 विल एक्सेप्ट H+, है ना, और H+ देगा कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो एसिड होगा, ठीक है। तो बन क्या जाएगा, तो बन कुछ इस ऐसा जाएगा, देखो RCH, इसने H+ दिया और इसने ले लिया, बस खत्म काम। अब ज़रा देखो, ये इसके पास क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसका मतलब इसके पास तो सिर्फ एक नेगेटिव था, इस कंपाउंड में सिर्फ नेगेटिव चार्ज थे, नेट नेगेटिव था ये। इसके पहले वाला नेट पॉजिटिव था, लेकिन ये क्या है, नेट न्यूट्रल है। ये पॉजिटिव नेगेटिव बनकर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है, बोलो, ठीक है। अब देखो इनका पीएच कैसे निकालते हैं हम लोग, इनका पीएच आप कैसे निकालोगे, पूछा जाता है, ठीक है। कैलकुलेट पीएच ऑफ द ज्विटर आयन कंसंट्रेशन। तो देखो पीएच कैसे निकालते हैं। एम्फोटेरिक का पीएच आप लोगों ने सीखा था कहाँ पर, इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको सिखाया गया होगा पीएच ऑफ एम्फोटेरिक।
है ना, वो होता है pKa1 + pKa2/2, है ना, ये चीज़ें होती। तो वहाँ से आप ये चीज़ निकालोगे। अब इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, यानी कि जैसे ही ज्विटर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसके पीएच की बात कर रहे हैं बेटा हम, इसके पीएच को जो कैलकुलेशन है वो तब आप कर पाते हो जब ज्विटर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे ही ज्विटर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, उस टाइम पर जब आप पीएच कैलकुलेट करते हो तो उसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन को हम बोलते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम को आप क्या बोलते हो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या बोलते हो, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी वो भी समझाता हूँ मैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, whenever you calculate pH of the solution when Zwitter ion concentration is maximum is known as isoelectric point। क्लियर ना। तो ध्यान रहेगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो कॉपी करें, फिर अपन बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर। ओके, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है तो देख ही लेते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, वो अपन बात करते हैं। तो देखो, लेट अस एज्यूम अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आप एज्यूम करिए मन में, है ना, एक सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में हमने डाल दिया है क्या, अब वो सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले आप मान लीजिए वो सॉल्यूशन एसिडिक है, तो जैसे ही आप एसिडिक सॉल्यूशन में एमिनो एसिड को डालोगे तो होगा क्या, हमारा जो एमिनो एसिड है वो भी एसिडिक बन जाएगा। तो जब एमिनो एसिड एसिडिक बना था उस टाइम पर आपको क्या मिला था, NH3+ मिला था, बाकी सभी न्यूट्रल थे, केवल एक पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा नेट एमिनो एसिड पर चार्ज था वो क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है। तो ऐसा ही होता है बेटा, कभी एमिनो एसिड पर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, कब आएगा, जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे उसे। कभी एमिनो एसिड पर नेट नेगेटिव चार्ज आएगा, जो अभी मैंने यहाँ लिखा था COO-। ये कब आएगा, जब आप एमिनो एसिड को एक ऐसे सॉल्यूशन में डालोगे जो सॉल्यूशन नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है, या तो पॉजिटिव आएगा नेट या तो नेगेटिव नेट आएगा। अभी वाटर में डालोगे तब तो न्यूट्रल आएगा, ठीक है। तो सोचो, जैसे ही हमने एमिनो एसिड के सॉल्यूशन को हमने डाल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड भी होता है और एनोड भी होता है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये सब चीज़ें तो आप जानते हो, ठीक है। अगर एमिनो एसिड के सॉल्यूशन में नेट पॉजिटिव चार्ज आया, क्या आया, नेट पॉजिटिव चार्ज आया, तो वो कहाँ भागेगा, उसका मूवमेंट कहाँ होगा, नेट नेगेटिव के पास होगा, मतलब कैथोड की तरफ होगा। लेकिन अगर हमारा जो एमिनो एसिड है उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर क्या है, नेट नेगेटिव चार्ज है, तो उस एमिनो एसिड का मूवमेंट किधर होगा, यस, उस टर्मिनल पर होगा जो टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव टर्मिनल वाला कौन होता है, एनोड। तो यही चीज़ ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर इन अ गिवन सॉल्यूशन इफ एमिनो एसिड has net positive charge, then it will move towards cathode, and whenever amino acid has net negative charge, then it will move towards anode। बस इसी चीज़ को लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यही चीज़ है बेटा। अब बताओ, अगर पहले इसको लिख लेते हैं तो फिर बात करते हैं। तो पहला, if solution of amino acids has net positive charge, then movement टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स
पॉजिटिव चार्ज नेट है, टूवर्ड्स कहाँ जाएगा, वो कैथोड, कैथोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है बेटा, वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर ना। इफ सॉल्यूशन ऑफ एमिनो एसिड हैज net negative charge, then movement of amino acid towards एनोड, जो कि नेचर में कैसा है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो बस एमिनो एसिड अगर नेट नेगेटिव आया तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, मतलब कैथोड की तरफ, और उसके ऊपर अगर नेट नेगेटिव आ गया तो वो एनोड की तरफ भागेगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। अच्छा बताओ, अगर हमारे एमिनो एसिड पर न तो नेट पॉजिटिव आया नहीं नेट नेगेटिव आया, मतलब नेट चार्ज जीरो आ गया, फिर क्या होगा, कहीं नहीं भागेगा, ना तो कैथोड के पास भागेगा नहीं एनोड के पास भागेगा। मतलब अगर ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो गया तो उस कंडीशन में हमारा जो एमिनो एसिड है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी मूवमेंट नहीं करेगा, क्लियर ना। यानी कि और उसी टाइम पर क्या है, हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो देखो, इफ थर्ड लिखिए, इफ सॉल्यूशन ऑफ amino acid has no net charge, मतलब बात हो रही है यहाँ पर न्यूट्रल की, नो नेट चार्ज, मतलब यहाँ पे किसकी चर्चा हो रही है बेटा, न्यूट्रल की। अगर हमारा न्यूट्रल हमारा रहेगा हमारा एमिनो एसिड, देन there will no movement, there will no any in इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आता है, ठीक है, क्लियर ना। इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब इसी पॉइंट पर हम डिफाइन करते हैं क्या, अपना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, यस, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, ठीक है। उस कंडीशन में, है ना, उस कंडीशन में एक पॉइंट आता है जहाँ पर क्या है, हम देखते हैं कि ज्विटर आयन का जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम हो गया है। उस कंडीशन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अपना पीएच। तो पीएच आप इसका कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, इसका कैलकुलेट कर सकते हो, बट इसका कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये तो क्या है, यहाँ पर तो कोई मूवमेंट ही नहीं आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस वजह से इसका नेट चार्ज तो जीरो है। तो जब नेट चार्ज जीरो है तो पीएच कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करें, फिर मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो लेट मी टॉक अबाउट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, क्लियर ना। देखो, आइसो का मतलब होता है क्या, सेम या फिर सिमिलर, सेम। और इलेक्ट्रिक का मतलब वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज, इसको आप चार्ज ले लें, ठीक है। अब देखो, जब हमारा एमिनो एसिड एसिडिक फॉर्म में था तो उस कंडीशन पे पॉजिटिव चार्ज था। जब हमारा एमिनो एसिड बेसिक फॉर्म में था तो उस कंडीशन में उसके ऊपर क्या था, नेट नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जैसे ही हमारा एमिनो एसिड न्यूट्रल फॉर्म में आया, उसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था, मतलब वो न्यूट्रल था, ठीक है। अब देखिए ज़रा, किस पीएच पर कौन डोमिनेंट करेगा, इस चीज़ को कौन डिसाइड करेगा। जब भी हमारा एमिनो एसिड एसिडिक फॉर्म में होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा, वहाँ पे पीएच, ऑब्वियसली बात है, जितना 7 से कम होगा, यानी कि जितना पीएच की वैल्यू 7 से कम होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। और अगर पीएच की वैल्यू बढ़ती चली गई 7 से, उतना ज़्यादा क्या होगा, बेसिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। लेकिन
लेकिन उसका क्या होगा, ज़्यूटारान कब डोमिनेट करेगा, यानी कि न्यूट्रल नेचर एमिनो एसिड का वो कब डोमिनेट करेगा, वो किस पीएच पर डोमिनेट करेगा। तो अब आप कहोगे 7, कुछ लोग बोलेंगे 7.1, कुछ लोग बोलेंगे 6.5। भाई एसिड के लिए तो डिसाइड है 7 से जितना कम तो एसिडिक फॉर्म डोमिनेट करेगा। बेस के लिए भी डिफाइंड है, एमिनो एसिड जितना ज़्यादा, एमिनो एसिड का पीएच जितना ज़्यादा 7 से बढ़ता चला जाएगा 10, 12, 13, उतना ज़्यादा क्या होगा हमारा, हाँ उतना ज़्यादा हमारा बेसिक एमिनो एसिड क्या होगा, उसका बेसिक मीडियम क्या होगा, डोमिनेंट होगा। लेकिन व्हाट अबाउट न्यूट्रल मीडियम, तो आप उस चीज़ के लिए हम डिफाइन करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफाइन करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर ना, क्योंकि एसिड फॉर्म को तो हमने ऐसा सच देख लिया कि 7 से जितना कम होगा तो एसिडिक फॉर्म एमिनो एसिड का क्या होगा, डोमिनेंट होगा। बेसिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड को भी हमने जान लिया, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पीएच की वैल्यू 7 ही हो सकता है 7.4 हो सकता है 6.8 हो। उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। बात ये तो हो ही गया यूज़ क्यों करते हैं। तो बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम डिनोट करते हैं पीआई से, स्मॉल पीआई, ये इसका डिनोशन है ना, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली वो पीएच की वैल्यू है, यानी कि एक तरह से ये क्या है, ये पीएच ही है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, एक पीएच का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो बेसिकली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ दैट पीएच व्हेन ज़्यूटर आयन कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम। जब ज़्यूटर आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही मैक्सिमम हो जाता है, उस टाइम पर हम जो पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। समझ हैं, तो वही पीएच जो हमारा होता है वही न्यूट्रल का पीएच हो जाता है। क्लियर ना, ठीक है। तो यहाँ लिखें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट that value of pH of M4 amphoteric nature of amino acid when concentration of जब ज़्यूटारान का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अच्छा बताओ कि जब ज़्यूटारान एग्जिस्ट करेगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बात लिख लीजिएगा आप कि देयर इज़ नो एनी मूवमेंट ऑफ एमिनो एसिड इन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब इस पीएच को कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई, हमने तो ये जान लिया बेसिकली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो एक पीएच का कैलकुलेशन होता है, कब, जब ज़्यूटर आयन का कंसंट्रेशन क्या हो, मैक्सिमम हो। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखो, कैलकुलेट करने के लिए आपका फार्मूला है, आप सब लोगों ने पढ़ा है कि एम्फोटेरिक कोई भी सिस्टम है एम्फोटेरिक का, तो उसके लिए फार्मूला आपके पास रेडी है कि पीएच फॉर एम्फोटेरिक, ये आपने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में, मैं बता देता हूँ अभी, कंफ्यूज मत होइएगा बायोमॉलिक्यूल में कहाँ से आ गया, ठीक है। एम्फोटेरिक का जो पीएच है वो आप निकालते हो, क्या होता है बेटा कि पीएच इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2 है ना, अपॉन कितना 2। दिस इज़ द फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला है यही क्या था हमारा, पीएच की वैल्यू थी। तो कभी भी एम्फोटेरिक का अगर पीएच निकालना है तो आप इस फार्मूले का यूज़ किया करते थे, है ना, ठीक है। बस हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और निकालेंगे क्या,
ज्यूटर आयन का पीएच। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। लेट मी स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप टेंशन मत लें, आपको पीके और pK2 की दोनों की वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन रहेगी। ठीक है, तो आप पहले कॉपी करें, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन से मिलवा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कि पीएच ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपको निकालना है। तो ध्यान रखना, कभी भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का जब पीएच आप निकाल रहे होते हो तो ध्यान रखना आपको अमीनो एसिड को एज सच ज्विटर आयन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बिना ज्विटर आयन में कन्वर्ट किए आप कभी भी पीएच नहीं निकालोगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ क्या, कुछ ऐसा, RCH NH2, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इसका क्या निकालना है बेटा, पीएच। ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ, देखो कैसे करोगे आप। ठीक है, आपको PK1 और PK2 की वैल्यू दी रहेगी, उसकी आप टेंशन ना लें, है ना। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्ट अमीनो एसिड इन ज्विटर आयन, उसको ज्विटर आयन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, जैसे ही बेटा कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, RCH और फिर क्या है NH3 प्लस, क्योंकि ये जो NH2 है ये क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, है ना। क्योंकि देखो आपको पता है ना ज्विटर आयन क्या है, आपको पता है अमीनो एसिड H प्लस ले भी सकता है, दे भी सकता है, तो लेगा कौन, NH2, देगा कौन, ये। तो कुछ इस तरह बनेगा, देखो बन गया, बस खत्म। ये क्या बना दिया आपने, यस ज्विटर आयन बना दिया आपने। अब इसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो विदाउट ज्विटर आयन, अब आप कहोगे सर पहले भी तो न्यूट्रल था, नहीं बेटा पहले न्यूट्रल नहीं था। ठीक है, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के आप पीएच कैसे निकालोगे, ये सॉल्यूशन थोड़ी ना है। अभी ये सॉल्यूशन तो तब बनेगा ना जब इसको किसी पानी में डालोगे या किसी दूसरे सब्सटेंस में डालो, तब तो सॉल्यूशन बनेगा ना। ठीक है, तो अभी ये कैसा है, अभी यहाँ से पीएच आप नहीं निकाल सकते, लेकिन आपने इससे ये बना दिया, इसका मतलब आपने क्लियर कर दिया कि आपने ये सॉल्यूशन है, दिस इज नॉट सॉल्यूशन। अब यहाँ से आप पीएच निकाल सकते हो। फॉर्मूला वही है क्या, PK1 प्लस PK2/2। लेकिन अब डिसाइड ये करना है आपको कि ये ले लेता हूं मैं, PK1 कौन होगा, PK2 कौन होगा, बताओ। सारी वैल्यूज आपको दी रखी हैं, है ना। देखो दो चीज ध्यान रखना, बस पूरा कंसेप्ट खत्म। दो चीज ध्यान रखना, पहला क्या है, पहला ध्यान से सुनना, ध्यान से, आपको सिर्फ दो चीज़ रखना है बस, ओवरऑल सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर मैं दूँ, सब कुछ आप आसानी से कर सकते हो। क्या है कि जो H प्लस दे रहा है ना, उसका ध्यान रखो, और जो H प्लस ले रहा है, H प्लस कौन दे रहा है और कौन H प्लस ले रहा है, तो बताओ H प्लस कौन दे रहा है। H प्लस भाई वही देगा जिसके पास जो एसिड होगा, है ना। H प्लस वही देगा ना जिसके पास एसिड होगा, तो H प्लस दे कौन रहा है, ये। ठीक है, ये H प्लस दे रहा है, तो बस PKA ऑफ क्या, COOH, ये H प्लस दे रहा है। ठीक है, क्लियर ना, बोलो PK ऑफ COOH। अब H प्लस ले कौन रहा है भाई, H प्लस वही लेगा जो क्या होगा, नेचर में बेस होगा। तो बताओ बेस कौन था, NH2, तो बस PKA ऑफ, यहां पे लिख दूं, प्लस PK ऑफ NH3 प्लस, इसने H प्लस को लिया, खत्म। इन दोनों की वैल्यूज आपको दी रहेंगी और आप फटाक से अपना क्या लिख दोगे, आंसर। बोलो, तो ध्यान रखना है अपने को कि भाई H प्लस दे कौन रहा है और H प्लस ले कौन रहा है। ठीक है, क्लियर ना, देख लो, H प्लस दे रहा है COOH और H प्लस ले रहा है कौन, NH2। अब यहाँ पर आप NH2 लिख दो, कोई टेंशन नहीं है ना। देखो NH2 और NH3 प्लस यानी कि अमोनियम आयन हो गया, उनमें कोई फर्क थोड़ी है। आपको PK दिया होगा NH2 का और आपको PK दिया होगा NH3 प्लस का, दोनों को आप लिख लो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है,
ये हो गया। इनकी वैल्यूज़ आपको दी रहेंगी एग्जाम में, बस वैल्यू पुट करो, हाफ से 2 से डिवाइड करो, आंसर आ गया pH का। और जो आंसर आएगा वो हमेशा 7 के आसपास ही आएगा। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी अगर क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको क्या करना है, ज़्यूटर आयन में कन्वर्ट कर देना। ज़्यूटर आयन में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेना। और ध्यान रखना, केवल इस बात को ध्यान रखना है, जो H+ दे रहा है और जो H+ ले रहा है, बस खत्म। ठीक है, कॉपी कर लें। एक और क्वेश्चन से मैं मिलवाता हूँ आपको। ओके, तो अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सभी देखें। ठीक है, ये बढ़िया सवाल है। इस क्वेश्चन में आपको फिर से वही निकालना है, pH ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सबसे पहले क्या करोगे, ज़्यूटर आयन बना दो। तो ज़्यूटर आयन बना दो। तो फर्स्ट ड्रॉ ज़्यूटर आयन। तो ज़्यूटर आयन क्या होगा इसका, है ना, ज़्यूटर आयन हो जाएगा, ये सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, HC11O CH2, ये CH, हाँ यहाँ आ जाएगा क्या, NH3+ और यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से आपको क्या लिखना है, pH फार्मूला लिख दें, हाफ। अब यहाँ क्या आने वाला है वो अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बस यही होगा ना, ये जो होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फार्मूला क्या है, हाफ pK1 + pK2, यही फार्मूला है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर pK1 कौन होगा, आपको क्या बोला, जो H+ दे रहा है और जो H+ ले रहा है। तो H+ देगा कौन, एसिड होगा, जो वही देगा। अब इनमें से एसिड कहाँ दिख रहा है मेरे को, है ना, इनमें से ये क्या है, COOH दिख रहा है सभी को, ये एसिड, यानी कि A देगा। B के पास तो H+ है ही नहीं, तो B तो दे ही नहीं सकता बेटा। और ये क्या है, C। तो बताओ A, C, B, इन तीनों में H+ कौन देगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, H+ वही देगा जिसके पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, pKa ऑफ किसका, COOH, यानी कि A वाला। ठीक है, ये A वाला, ये H+ देगा। और लेगा कौन, लेगा कौन, जो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछली बार आपने यहाँ NH3 लिखा था, है ना, NH3+ NH2 जो भी, यहाँ पर आपने NH3 लिखा था, लेकिन इस बार क्या NH3 लिखोगे। अब कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि ले ये भी सकता है, ले ये भी सकता है, लेकिन टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, ये तो पहले से ही लेकर बैठा है, ये तो पहले से ले चुका है। देखो NH2 था पहले, H+ ले चुका है ना इसने, अब कहाँ से लेगा फिर ये, तो अब ये ले नहीं सकता। क्लियर ना, वही चीज़ यहाँ पर भी था, यहाँ पर मैंने NH2 लिखा था। क्लियर ना, ठीक है, तो ये H+ देगा, ये H+ लेगा। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि B और C में H+ कौन एक्सेप्ट करेगा। तो ये पहले से एक्सेप्ट करके बैठा है, इसलिए ये थोड़ा सा कम बेसिक हो गया, ये ज़्यादा बेसिक हो गया इसके कंपेयर में। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस आपने पढ़ा होगा, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, pKa ऑफ COO-। यहाँ पर NH3+ का कोई लेना देना नहीं है, आ रहा समझ में। ठीक है, तो ये H+ देगा और ये H+ लेगा। बात समझ आ रही, इन सब की वैल्यूज़ आपको दी रहेंगे, सॉल्व कर लो जल्दी से। ठीक है, तो चलो अपन इसको यहीं पर आज वाइंड अप करते हैं। तो कल मिलेंगे अपन फिर से, इसके आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स की, और वो 20 एमिनो एसिड कौन कौन से हैं उनका भी अपन स्ट्रक्चर और उनका भी अपन नाम देखेंगे, क्योंकि कब कहाँ से क्या पूछ ले कुछ नहीं पता। हो सकता है ऐसे ही पूछ ले, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड, है ना, ऐसा भी पूछ सकता है, इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन एसेंशियल है, कौन नॉन एसेंशियल है, ऐसा भी सवाल आ जाए। ठीक है, तो पता तो होना चाहिए ना नाम उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।